स्टार्ट हो गई। बेटे बेवकूफो, ये बताओ लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, क्यों है? जुक्सोग्लोमेरुलर apparatus में बहुत ज्यादा होता है ये, क्यों है? मैम वाटर और NaCl का अब्सॉर्ब करता है। क्यों करता है, क्या करना चाहता है ये? मैम ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बने। बोल क्यों नहीं रहा इतनी देर से? लूप ऑफ हेनले का काम है टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, लिख लो वहां पे। बड़े पागल हो यार, इतनी देर लगा दी बोलने में। टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले हटाओगे तो यूरिन कैसा बनेगा? डाइल्यूट। डाइल्यूटेड। डी ऑप्शन। ये ऑप्शन इतना से था ये, ठीक है। ये बताना चाहिए था कि क्या होता है उसका काम। तो लूप ऑफ हेनले वाला लिख लो, अगर नहीं पता तो। लूप ऑफ हेनले का काम है टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है बताना? PCT। मेजर रीअब्जॉर्प्शन तो वैसे डीसीटी से हो रहा है, पीसीटी से हो रहा है, लेकिन लूप ऑफ हेनले का मेन रोल होना चाहिए इसमें। एक बार चेक कर लूं इसको, यो मैम। ये मानोगे? मुझे तो लूप ऑफ हेनले पे ऐसे शक शक सा हो रहा है। 32 बी लूप ऑफ हेनले ही है। लूप ऑफ हेनले, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने का काम लूप ऑफ हेनले का ही है, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम बेशक इसका है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाना लूप ऑफ हेनले का काम है। तो आंसर वुड बी बी। ठीक है जी, यो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाली साइड पे आते हैं। एंजियोटेंसिनोजन एक्टिव है इनएक्टिव एंजाइम है? इनएक्टिव। इनएक्टिव इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय, कौन से सेल सीक्रेट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन? लीवर। लीवर सेल। ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? रेनिन। मैकुला डेंसा क्या रिलीज करता है? रेनिन। मैकुला डेंसा किसके सेल्स को बोलते हैं? पीसीटी के मॉडिफाइड सेल को। रास पढ़ लो, मैं रास की बात बता रही हूँ, मर जाओगे। रास पढ़ लो बेटा, याद रखना एफेरेंट आर्ट्रियोल के सेल मॉडिफाई होते हैं, इसको जीजेई कहते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जीजीसी कहते हैं। और डीसीटी के सेल मॉडिफाई होते हैं, जिसको मैकुला डेंसा कहते हैं। और इन दोनों को टुगेदर हम जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस कहते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ई नहीं है। ये गलती होती है बच्चों से, ऐसा लगता है कि एफेरेंट पार्ट्स होगा डीसीटी के, तो चलो इसको टिक कर दे, ऐसा नहीं है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, if excess water passes out from the tissue without being restored by the kidney, एक टिश्यू है, इससे ज्यादा पानी बाहर निकल गया, सेल का क्या होगा? ज्यादा पानी बाहर निकालो क्या होगा? सूख जाएगा या फट जाएगा? सूख जाएगा तो मर जाएगा। श्रीवल एंड डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था ये, इसका तो क्या ही लेना देना था। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया? पास आओ, थोड़ा पास आओ, इतना पास मत आओ, थोड़ा दूर जाओ। घर पे चढ़ गए तुम तो, अबे ऊपर चला जा। मैच द आइटम 1 फिर आइटम 2 एंड करेक्ट ढूंढने का, ठीक है ढूंढ लेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? मालफिजियन ट्यूब कॉर्पस्यूल किसको बोलते हैं? किसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं? बोमन कैप्सूल और बोमन ईरानी थोड़ी है बे, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दोनों को बोलते हैं मैलफिजियन कॉर्पस्यूल, राइट? दैट इज करेक्ट। तो ए का हो गया 4। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन डिसाइड करता है? हेनले लूप। ए का 4 ये नहीं होंगे। बीका 1 ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? यूरेटर। स्टोर ऑफ यूरिन कौन कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। बी फॉर बॉय, इजी क्वेश्चन है 2018 में, मजा आ गया। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, तो एसिडिक होता है ह्यूमन यूरिन। कितना pH होता है? 6.0।
फिक्स हो गया बेसिकली। थोड़ा एसिडिक होता है। काहे एसिडिक होता है? कौन सी चीज किसी चीज को एसिडिक बनाती है? कौन से आयन बनाते हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल को याद रखना था। तो पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी। जब पोटेशियम और सोडियम आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो एसिडिटी क्यों क्रिएट करेंगे? जब एक्सचेंज ही हो रहा है मेंटेन करके रखेंगे। तो ये तो नहीं है। बेटा माइक बंद कर ले, तेरी छींक यहाँ तक आ रही है मुझे। माइक बंद कर ले, आराम से छींक ले, कोई बात नहीं। क्या हो गया? छींक ही तो है। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेट मतलब जो यूरिन बन रहा है उसमें हाइड्रोजन आयन को एक्टिवली डाला जाता है। सिक्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन लिखूंगी यहाँ, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। कभी कभी मन करता है मुंह तोड़ दूं, फिर पता चलता है ऑनलाइन क्लास है। फिर भी मन करता है मुंह तोड़ दूं, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी है। सोचते सोचो क्लास होती और दरवाजे बंद करके दो घूसे लगा ही लेती तो क्या ही कर लेते तुम मेरा। बाद में ही कंप्लेन करते, है ना। और बायो का होने का क्या फायदा है? टेक्निकल तरीके से पीटा जा सकता है कि पता ना चले किसी को, कोई निशान ही नहीं छोड़ेंगे हम, है ना भाई। पॉसिबल तो है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन का मतलब है इनटू ब्लड, मतलब आउट ऑफ यूरेन। लिख लो इसको ना, हाथ पे टैटू बनवा लो। सिक्रीशन का मतलब है इनटू यूरेन, आउट ऑफ ब्लड। यूरिन क्यों एसिडिक होता है? तो इनटू ब्लड क्या जा रहा होगा कि यूरिन एसिडिक हो जाए। तो हम क्या सिक्रीशन में क्या क्या चीज सिक्रीट करते हैं? तीन तो चीजें थी, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन अमोनिया अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयंस पोटाशियम आयंस। पोटेशियम आयन। हाँ। तो अगर तू इसमें H डालती रहेगी तो एसिडिक हो जाएगा ना। सही बात है। तुझे जो नहीं पता तो वो ये कि एक्टिव होता है, तो वहां लिखो, जाओ अपनी एनसीईआरटी खोलो, सिक्रीशन स्टेप है वहां लिखो सिक्रीशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, सिक्रीशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये तीनों का सिक्रीशन कैसे होता है? एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लगती है। बीच में नेफ्रॉन को रोक के तुम उसमें गंदगी डाल रहे हो, एनर्जी लगेगी ना। तुम्हारे घर हर रोज कूड़े वाला कूड़ा लेने आता, तुम ऊपर से दे देते हो, बात खत्म। किसी दिन कूड़े वाला आगे चले गए, तुमको याद है 2 लिफाफे रह गए, तो भाग के बीच रास्ते के बीच में जाके देके आओगे ना, एनर्जी लगी ना। तो ये कूड़ा ही तो फेंक रहे हो तुम नेफ्रॉन के अंदर, तो एनर्जी लगेगी। सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज वन हाइड्रोजन फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं होता। सोडियम ट्रांसपोर्टर हाइड्रोजन के साथ खेल नहीं करता, वो सोडियम और पोटेशियम पंप होता है। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक। प्लाज्मा प्रोटीन तो एंटर ही नहीं होते नेफ्रॉन में, तो आंसर कुड बी बी। ठीक है, तो वहां लिख लो सिक्रीशन प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोसेस, लिखा। ये पता नहीं कैसे चीटी, पता नहीं कैसे कान के पास चढ़ गई है, तीसरी चीटी मारी है मैंने। इतना जहर उगलने के बाद मैं से मीठी कैसे लग सकती हूँ? बट नीचे आते हैं। 42 which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine? जो फेवर नहीं करता, मतलब कौन बनाता है concentrated urine? What is used to make concentrated urine? रेनिन। बेटे रेनिन रास का पार्ट है। रास क्या करना चाहता है? यूरिन कैसा बनाना चाहता है? पानी की कमी में एक्टिवेट होता है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा? रेनिन एक्टिवेट कर देगा रास सिस्टम को, उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जो डीसीटी में क्या करवाएगा? बोल बोल, कोई एक बार तो कभी सही आंसर दे दो इसका। एल्डोस्टेरोन डीसीटी में क्या कराता है? टू मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एंड सोडियम। पहले सोडियम भेजेगा तो उसके पीछे पीछे पानी आ जाएगा, ठीक है। तो रेनिन है। ANF तो उल्टा कराता है ना, वो तो चाहता है सुसु ज्यादा हो, वैसे डायलेशन वाला।
अल्कोहल एंड कैफीन ये पीने के बाद तो ज्यादा यूरिनेशन होती है, ठीक है। कभी कॉफी वगैरह पीने के बाद ज्यादा यूरिनेशन होती है। जो अल्कोहल भी लेते हैं, जैसे कोई बियर वगैरह ले ले, तो उसको बहुत बार यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है। बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं ये डिहाइड्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा सारा बाहर यूरिन में निकाल देते हैं। तो आंसर वुड बी ए। What will happen if the stretch receptor of the urinary bladder wall are totally removed? हो देख रहे हो तुम, urinary wall, ये urinary bladder के stretch receptor खा गए तुम, खत्म। क्या होगा? Micturition will continue, micturition होती रहेगी। स्ट्रेच रिसेप्टर खा गए हो तुम यूरिनरी ब्लैडर के, मिक्चुरेशन होगी। अच्छा चलो, ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर, ब्लैडर में नॉर्मली यूरिन कलेक्ट होगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि उसका रिसेप्टर तो खराब हो गया ना, तो नॉर्मली तो कलेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, सुसु बनेगा ही नहीं, बहेगा ही नहीं। मिक्चुरेशन नो मैम। नो मैम। एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो यूरिन, उसके बाद यूरिन बाहर रिलीज होगा, क्योंकि किडनी तो फंक्शन कर रही है ना, तो वो फेंकती रहेगी। ये पैकेट काम करे या ना करे, मिक्चुरेशन एट द एंड होगा ही। यूरिन विल नॉट कलेक्ट इनटू द ब्लैडर, कि यूरिन कलेक्ट नहीं होगा ब्लैडर में? नो मैम। कलेक्ट होगा ब्लैडर में। ब्लड यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा तो कैसे? यूरिनरी ब्लैडर तो है, उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से देख, स्ट्रेच रिसेप्टर हट गया तो मैम होगा। एक सेकंड चेक करूं मैं इसका, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, तो देख लेते हैं। 43 ए, माय बैड। यस, यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर, यूरिन अभी भी कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर में। क्या कंटिन्यूली होता रहेगा? मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन कंटिन्यूटी होगी। इसका रीजन कैसा होगा तुमको याद है? मिक्चुरेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्स कहां से जाता है? बताओ भाई, मिक्चुरेशन में क्या होता है? बताओ, सिग्नलिंग बताओ। रिलीज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी होता है मैच्योरेशन। हाँ, और सिग्नल कैसे जाता है? सबसे पहले सिग्नल पहले जाता है सीएनएस को। हाँ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स पकड़ते हैं और सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को। कौन सा सिग्नल जाता है? सेंसरी या मोटर? सेंसरी। सेंसरी। सीएनएस से सिग्नल आता है वापस, कौन सा, मोटर या सेंसरी? मोटर। 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 रिसेप्टर किसके पास सिग्नल आता है वापस से? एक तो आता है स्ट्रेच रिसेप्टर के पास कि क्या करो तुम, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? कॉन्ट्रैक्ट। स्फिंक्टर के पास क्या सिग्नल जाता है, क्या करो? रिलैक्स। रिलैक्स, है ना, ताकि यूरिन बाहर निकल जाए, राइट। तो मिक्चुरेशन तो कंटिन्यू रहेगी। स्ट्रेच रिसेप्टर्स अगर तुमने हटा दिए उसके, तो मिक्चुरेशन कंटिन्यू क्यों रहेगी? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं आ रहा और यहाँ यूरिन भर रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्फिंक्टर को खुलना ही पड़ेगा और यूरिन बाहर रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। तो मिक्चुरेशन आप किसी भी तरीके से रोक नहीं पाओगे अनटिल आप यहाँ पर कोई गड़बड़ करो, कोई ब्लॉकेज लगा दो, ठीक है। इस सेंस में बोल रहा था। नेक्स्ट, a person who is on a long hunger strike and is surviving only on water, what will? अगर कोई इंसान बिल्कुल भूख हड़ताल पे चला गया, जैसे तुम मान लो व्रत रखते हो, नॉर्मल डे है, तो नॉर्मल डे में एनर्जी किससे मिलती है, किसके ब्रेकडाउन से मिलते हैं? ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। दैट इज कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट, ठीक है। अगर तुमने व्रत रख लिया तो फिर एनर्जी किससे निकाली जाएगी? ग्लाइकोजन। प्रोटीन से निकाली जाएगी। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स खत्म हो गया बॉडी में, सारे ग्लाइकोजन खत्म हो गए, तुम्हारा व्रत 3-4 दिन से चल रहा है, अब प्रोटीन पकड़ लेंगे, प्रोटीन खत्म हो गया, अब बॉडी में आएंगे फैट। इसलिए कहते हैं फैट कम करना बॉडी में मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि 40 पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, प्रोटीन से एनर्जी लेती है, लास्ट में वो फैट से एनर्जी लेती है, ठीक है। और फ्लैट एनर्जी भी बहुत देता है। तो अगर कोई बहुत टाइम तक हंगर स्ट्राइक पे है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो उसकी बॉडी में क्या टूटना स्टार्ट हो गया होगा? फैट। जब फैट टूटते हैं तो वहां से निकलती है कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज निकलती है फैट के ब्रेकडाउन से, ठीक है। इतनी बात हम याद रख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, लेस अमीनो एसिड इन द यूरिन, लेस अमीनो एसिड इन द यूरिन, खास सेंस नहीं बना। अमीनो एसिड, अब प्रोटीन हो सकता है उसका खत्म हो गया हो, तो ये बात तो वैसे सही सी है। मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, ब्लड में मोर ग्लूकोज कहाँ आएगा? रोटी तो खा नहीं रहा, आएगा ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज नहीं है, तो देखते हैं। लेस यूरिया इन द यूरिन, यूरिया का कोई ऐसे ले ले, मोर सोडियम इन द यूरिन, क्या होगा आंसर? मैम सी ऑप्शन। कैसे? मैम क्योंकि अगर वो खाना नहीं खा रहा तो मतलब कि जो उसका प्रोटीन वगैरह का मतलब कि जो न्यूट्रिएंट है वो यूरिन में कम इसका आंसर सी और इसका आंसर ए भी हो सकता है। लेस अमीनो एसिड इन द यूरिन भी होना चाहिए। इसे लेस, सॉरी 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 सॉरी, अमीनो एसिड तो पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी सॉरी, दूसरी बीमारी भी चलेगी, तो ये तो गलत है। मोर ग्लूकोज इन ब्लड, ये भी गलत है। हाँ, सी है इसका आंसर, सही बोल रही हूँ, सी, लेस यूरिया इन द यूरिन, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही नहीं हो पा रहे तो अक्यूमुलेशन उसकी हो भी नहीं पा रही। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेरे दिमाग में कीटोनेरिया चल रहा था, अब मैं बोल ही रही हूँ तो तुम लिख लो कीटोनेरिया क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है। ये कब होगा? जब फैट की ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ये हैपन जब बहुत ज्यादा फैट ऑक्सीडेशन हो रही होगी तब कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होती है, तो लिख लो कीटोनेरिया, वन ऑफ द टॉपिक। Now, a person is undergoing prolonged fasting. His urine will be found to contain abnormal quantity of, तो इसमें क्या abnormal quantity of मिलेगी अगर बहुत टाइम से फास्टिंग चल रही है तो? फैट नहीं बेटा, फैट नहीं मिलेगा, फैट का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा। फैट के ब्रेकडाउन से क्या निकल रहा है? कीटोन। कीटोन। और ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे इट इज सफरिंग फ्रॉम कीटोनेरिया, ये हो जाएगा उसको, ठीक है। क्या बात है, ऊपर बढ़ाया नीचे क्वेश्चन आ गया। फेस्ट, दैट वाज फेस्ट। नीचे आते हैं, ओहो डिसऑर्डर, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, हीमोडायलिसिस करते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी का, जब हम यूज करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल किडनी की तरह यूज करते हैं, तो वो उनके केस में होता है जिनका किडनी फेलियर हो गया होगा, ये किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो हीमोडायलिसिस करते हैं। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, क्या क्या हो सकता है उससे? नाइट्रोजनस बेस बिल्डअप हो जाएगा इंसान के अंदर, अगर मेरी किडनी काम नहीं कर रही और मेरे को डायलिसिस मशीन का यूज करना पड़ रहा है, तो डायलिसिस मशीन यूज करने के बाद क्या मेरी बॉडी में नाइट्रोजन बिल्डअप हो जाएगा वेस्ट का? नो मैम। नो मैम। हीमोडायलिसिस करके तो निकल गया ना सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, तो बिल्डअप क्यों होगा? पहला ऑप्शन ही गलत है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव पोटेशियम आयन, ये भी गलत है। क्यों? ये हम लिख लेते हैं, तो हीमोडायलिसिस का पेज निकालो और उसमें ऐड कर लो कि जो हीमोडायलिसिस होती है, दिस इज अ डायलिसिंग फ्लूइड ना, और ये हमारा आ रहा है ब्लड, ठीक है, तो दिस इज द ब्लड। तो ब्लड से क्या क्या निकलता है डायलिसिंग फ्लूइड में? एक तो निकलता है यूरिया, एक निकल जाता है हमारा थोड़े अमाउंट में यूरिक एसिड, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि थोड़ा सा सोडियम, ठीक है मैम। तो ये सब डायलिसिंग फ्लूइड में निकल जाते हैं, देखो एक्सक्रीट आउट, क्योंकि मैंने सिर्फ यूरिया लिखाया था ना, इसमें और लिख लो। देन यो मैम। सारे बच्चे डन? यो मैम। बेटा जी वापस आ गए। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव पोटेशियम आयन, एलिमिनेशन तो पोटेशियम आयन का हो गया ना पीछे डायलिसिंग फ्लूइड में, ये भी गलत। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये सही है। रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी सही है। आंसर क्या होगा वैसे? CND। इसका रिलेशनशिप बता देते हैं, ठीक है। पहले तो ये जो पेशेंट है 46 क्वेश्चन में, इसकी किडनी सही से वर्क कर रही है? नो मैम। तो हमें एक चीज अभी पता चलती है कि जो किडनी होती है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। ये क्या करता है? हाँ, ये इंड्यूस करता है किसको? आरबीसी प्रोडक्शन। तो अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आरबीसी प्रोडक्शन कैसी हो जाएगी? यस। यस।
अरे इरेथ्रोपोइटिन स्पेसिफिकली बताओ तो कौन रिलीज करता है? जो ग्लोमेरुलस होता है ना, वो करता है। जो मैम एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। ठीक है, ये लिख लो। लिखो लिखो लिखो। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करता है जो इंड्यूस करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। तो अगर किडनी खराब तो आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी उस इंसान में। तो मैं ये चीज लिख सकती हूँ। लिख ली सबने ये? यो मैम तो देखो ये वाली बात मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन हो जाएगी ना जिसकी किडनी खराब है। तो डी स्टेटमेंट सही है? डी स्टेटमेंट सही है बेटा? डी स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यो सही मैम। कब बोलोगे? कल बोलोगे? हैं उधर कहेंगे। एक और बात समझते हैं। तो देखो छोटे छोटे बच्चे जब बिल्कुल छोटू छोटू होते हैं तो उनको नंगा करके उनके से तेल में पूरा ऐसे पूरा कवर कर लेते हैं कि उनको फ्राई करने वाले हैं, लेकिन उसको धूप में छोड़ देते हैं। देखा है? यो मैम। ये तो सबने देखा होगा, नंगू पुंगू करके उनको मालिश करके धूप में लिटा देते हैं कि लेट जा, तो रोता रहे लेकिन लेट जा। ऐसे क्यों करते हैं? हम कहते हैं ना सन से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी, सुना होगा। यो मैम सन के पास कोई विटामिन नहीं होता देने के लिए। सन का जब रेज हमारी सरफेस पे पड़ती है ना, स्किन पे, तो हमारी स्किन में विटामिन बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सन एक्ट एज एन एनर्जी जो स्टार्ट करता है विटामिन डी की सिंथेसिस। तो मेरी बॉडी में खुद ही सिंथेसिस होती है, सन से नहीं मिलती है। सन बस उस प्रोसेस को ट्रिगर करता है। ये बात क्लियर? यो मैम। कहते हैं कि विटामिन डी, और ऐसे कहते हैं ना कि जब वो बच्चे को ऐसे तेल लगाते हैं और धूप में डाल देते हैं तो क्या कहते हैं कि धूप में लिटाने से हड्डियां मजबूत होगी। ऐसा सुना होगा? यो मैम। तो पहली चीज ऑयल क्यों लगाते हैं? ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि सन की रेडिएशन को ढंग से अब्सॉर्ब कर पाए और सरफेस गर्म हो पाए। गर्म हो पाएगा तो जल्दी से विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी का क्या रोल है हड्डियां मजबूत करने से? विटामिन डी इज एक्चुअली एन इनएक्टिव फॉर्म। इसको चेंज किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैल्सीफेरोल। दिस इज एन एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म क्या करती है? ये एक्टिव फॉर्म हेल्प इन, ये बहुत अच्छा काम करती है बॉडी में, हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड इनटू ब्लड। ब्लड में कैल्शियम जाएगा तभी तो हड्डियों में जाएगा। तो तुम लॉजिक समझ रहे हो कि विटामिन डी की सिंथेसिस कराने के लिए बच्चे को धूप में रखा जाता है, विटामिन डी उसमें बनता है, फिर वो कैल्सीफेरोल में चेंज होगा और उससे उसकी बॉडी में जो खाना हम उसको दे रहे हैं, दूध जो पी रहा है, उसमें से वो कैल्शियम खींच के अपनी हड्डियां मजबूत करेगा। तो विटामिन डी से कैल्शियम का ये रिलेशनशिप था। किडनी का क्या लेना देना है? किडनी का ये देना देना है कि कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल में चेंज करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है वो मिलता है हमें किडनी से। इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बहुत बाहर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस भी नहीं बताया। सो किडनी विटामिन डी को कैल्सीफेरोल में चेंज करेगी। कैल्सीफेरोल हमारे जो खाना है इंटेस्टाइन से, उससे कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालेगा और तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो। ये रिलेशनशिप है। ये बात समझ आई? यो मैम। पहले तो इसे लिखो। तो वो लॉजिक सही बोलते हैं, देखो साइंटिफिकली वो सही बोलते हैं, बस एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता। तो बचपन में छोटे बच्चों को तेल से लगा के धूप में रखना सही बात है, क्योंकि उनकी बॉडी धूप एब्जॉर्ब करेगी, विटामिन डी बनेगा उनकी बॉडी में, फिर उनकी किडनी कैल्सीफेरोल में चेंज करेगी, फिर वो कैल्सीफेरोल जो वो दूध पी रहा है बच्चा उसमें से कैल्शियम खींचेगा और उसकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, क्योंकि बच्चों की हड्डियां काफी सॉफ्ट होती है तो वो मजबूत होने की जरूरत है। एंड तुम्हारी बॉडी में भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से होती है, इसलिए सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। विटामिन डी बॉडी में बनेगा कैसे उसके बिना? दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ सूरज ही नहीं निकलता 6-6 महीने, है ना, तो उन लोगों के लिए फिर विटामिन डी की उनको कैप्सूल या टैबलेट्स लेनी पड़ती है। हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे। तो जिसको भी कमी है वो हैदराबाद आ जाना, बहुत है यहाँ। मेरे बॉडी में तो दुकान लगी है ले जाओ। ये लिख लिया सबने? यो मैम। देखो इधर आ रही हूँ मैं। आर्टिफिशियल किडनी का जो यूज कर रहे हैं उसमें रिड्यूस एब्जॉर्प्शन हो जाएगी कैल्शियम आयन की फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि किडनी अगर सही से काम नहीं कर रही, आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं, किडनी सही से काम नहीं कर रही,
तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल में चेंज नहीं हो रहा, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो वो तुमको सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं कि किडनी खराब है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही इंटेस्टाइन में। बात तो सही कह रहा है ना, कह रहा है कि नहीं? नहीं समझ आया तो बता दो। ये मैम आ गया? चल समझा, आकांक्षा तू ही समझा, बता पहले बता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है और ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, बता। इसको समझ आया ये बताइए। मैम क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी होगी हीमोडायलिसिस पे, तो क्या होगा? ऑप्शन सी बोल रहा है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या मतलब बना इसका? मैम किडनी ठीक नहीं होगी तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे फूड जो होगा वो ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिससे कैल्शियम नहीं होगा बोन में। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? थोड़ा सा गलत बोल दिया इसमें कि किडनी अगर सही से काम नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा बेटा? विटामिन डी कैल्सिफेरॉल में चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी बॉडी में। हाँ ठीक है, तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन डी बनता है स्किन पे, तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल में चेंज नहीं होगा तो अल्टीमेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और यही बात वो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी पे है पेशेंट, मतलब किडनी काम नहीं कर रही, किडनी काम नहीं कर रही, अल्टीमेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी में। सही है ना ये स्टेटमेंट? यस दिस वाज क्वाइट अ कॉन्सेप्ट एंड काफी ज्यादा ये हार्मोन वाले से कंपेयर होके आ गया क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन के पास हम पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर हम थोड़ा विटामिन पढ़ाते हैं ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ाते हैं तब भी हम विटामिन की बात करते हैं, तो वहां से कंपेयर होकर क्वेश्चन यहाँ आया है। काफी डेंजरस था ये 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। मैच द आइटम 1 विद आइटम 2 और अपने को करेक्ट ढूंढने का है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया मतलब कौन आ रहा है यूरिन के अंदर? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग गया है। तो जनरली किस कंडीशन में होगा? जिस पेशेंट को क्या हो रखा होगा? ग्लूकोज इज मीठा मीठा। डायबिटीज। हाँ, कौन सी डायबिटीज? मिलाइटस या इंसिपिटस? मिलाइटिस। मिलाइटस। हाँ, मीठी मीठी वाली। ठीक है, गाउट मान लो नहीं पता तुमको, रीनल कैलिकुलाई तो पता है, कैलकुलाई, तो रीनल कैलकुलाई क्या होता है? किसके साथ लगाओ? ऑप्शन सेकंड। हाँ, स्टोन हो गया ना, किडनी स्टोन है। और डी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एनसीईआरटी की डिजीज है, किसके साथ है? नेफ्राइटिस। राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। डी का 4, वैसे आंसर यहीं से निकल गया था, सी का। चलो कवर। अब गाउट मुझे पता चल गया ना, व्हाट इज गाउट? इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लग जाएगा, बहुत दर्द पैदा होती है, जिसे हम गाउट कहते हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स में ये अपडेट करना है आपको, गाउट एंड ग्लूकोसूरिया। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक का 4 एंड बी का 1, इसे लिख लो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। 2018 का क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है 2024 में। डन, स्क्रीनशॉट। यो मैम। अरे खत्म होने वाला बस। A condition of failure of kidney to form urine is called, यूरिन बना ही नहीं पा रहा। ए मतलब एब्सेंट, यूरिया मतलब यूरिन, तो जब यूरिन ही नहीं बन रहा दैट इज एन्यूरिया। ओके, आंसर इज सी। स्टेट में लिख लेना, तुम्हें पता नहीं होगा, वही लिख लो, अभी लिख लो, कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज नोन एज एन्यूरिया। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन, यूरिन के अंदर आरबीसी दिखने लग जाए तो आरबीसी से वर्ड आता है हिमेटो, हिमेटोयूरिया। तो प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज नोन एज हिमेटोयूरिया। ये डेफिनेशन भी लिख लो, बहुत पुरानी है लेकिन लिख लो, आ सकता है। आपको जनरली देखने को मिल जाता है कभी कभार, जैसे इंट्रा यूटेराइन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जनरली फीमेल को जल्दी होता है, तो यूटीआई जब होता है तो यूरिन के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लग जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, एंटीबायोटिक ले लो या ज्यादा पानी पी लो तो ठीक हो जाता है। यो मैम। धन्यवाद 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 बेटा। वैशाली अब आके बेटा क्या करेगी? दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स इन प्रैक्टिस बेटा जी।